मैं एक और बात भी आप लोगों को इंटरेस्टिंग बता देना चाहता हूं, उसके बाद बात को समाप्त करते हैं। जब लोग कहते थे, हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे जब तक जजमेंट नहीं आया था, तो लोग कहते थे सब भाजपा वाले आ गए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हम ये कहते थे राम मंदिर का निर्माण कोई तारीख नहीं है, वो कालचक्र की गति है। इसे समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इफ यू लुक एट द एंटायर स्टेजेस which was a significant paradigm shift in the development of Ram Temple in last 150 years, वो भारत के डेवलपमेंट या राजनीतिक उत्थान के हर स्टेज के साथ मैच खाता है। अगर आप लोगों ने किसी ने भी राम मंदिर केस का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था या हाई कोर्ट में उसको स्टडी किया हो, तो उसमें सबसे पहला केस जानते कब दर्ज हुआ है? नवंबर 1858 फैजाबाद के थानेदार ने क्या केस दर्ज किया है? देखिए 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और 1858 में इसकी शुरुआत हो रही। वो क्या कहता है, 50 निहंग सिख आ गए और उन्होंने आके हवन किया है यहां। उसके बाद दीवारों पर राम राम लिख दिया है और कब्जा कर लिया, जा नहीं रहे साहब, फौज भेजिए हटाने के लिए। और जानते क्या लिखा है, कहां कहां राम राम लिख दिया है? उसने कहा मस्जिद जन्म स्थान की दीवारों। तो पहली बात तो मस्जिद थी, जन्म स्थान किसका था? चलिए नेक्स्ट स्टेज आता है, भारत का फ्रीडम मूवमेंट शुरू होता है। सबसे बड़ा चेंज फ्रीडम मूवमेंट में कहां पे? 1937 प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन, जिसको आप बिगेस्ट वाटरशेड टाइम कह सकते हैं कि प्रोविंसेस में हमें इलेक्ट करने की पावर मिल गई सेंटर में। और यह भी कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत डिराइव था। 1936 में अयोध्या में बड़ा संघर्ष होता है और उसके बाद ही यह निर्णय होता है कि वो जो नमाज थी वो बंद कर दी जाती है। फर्स्ट अब आइए, आजादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बना? 26 नवंबर 1949 और वहां मूर्तियां प्रकट हुई 22 दिसंबर 1949। देखिए टाइमलाइन कैसे मैच खाती हुई चल रही है। ताला खुला 1986, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पहली शुरुआत, भले ही राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, पहली बार अगर स्लाइटली खोला गया है भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो 1986। 1990 से 92 नई अर्थव्यवस्था बनती है, नया समाज बनता है और राम मंदिर मूवमेंट चरम पे आके खड़ा होता है। मैं दूसरे ढंग से कह रहा हूं, विवादित ढांचा भी टूटता है और अर्थव्यवस्था का पुराना जर्जर ढांचा भी टूटता है। अब आप आइए 2010, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान है, यानी सैंक्टम सैंक्टोरम बिलोंग्स टू श्री रामलला विराजमान, तो ये तय हो गया भाई ये मंदिर है, ये हिस्सा तो है, ठीक है, अगल बगल में क्या रहेगा वो अलग बात है। 30 सितंबर 2010 वो जजमेंट है और अक्टूबर 2010 को बैरक ओबामा के ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में कहते हैं इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और फिर जब जजमेंट आता है नवंबर 2019 में, तो केंद्र में दूसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत के साथ भाजपा की योगी जी की सरकार थी। ये मंदिर तारीख नहीं थी, जैसे जैसे भारत उठ रहा था वैसे वैसे राम मंदिर की पताका उठ रही थी और भारत का वैभव और राम मंदिर की पताका का वैभव एक साथ उभर के सामने आना था। तो वो समय जब कन्वर्ज होना था तब वो होना था। तो इससे आगे समझिए कि एक कॉन्शियस इवोल्यूशन है इंडिया एज ए नेशन का और वो उसका प्रतीक था। और मैं यहां पर लास्ट में कहूंगा कि वो जरूरत क्या थी उसकी। लोग कहेंगे क्या जरूरत थी इसकी, ना होता मंदिर तो मैं आपको बात बताता हूं। एक बार मैं एक टीवी डिबेट में था, तो एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि टुडे वी टॉक अबाउट द यंग इंडिया, वी आर द यंगेस्ट नेशन, दे आर इंटरेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज, वी वांट टू हैव अ न्यू स्पीड ऑफ ग्रोथ, we want to make India an economic superpower, and you talk about Ram Mandir. Where does Ram Mandir fit in the emerging 21st century technologically advanced economic superpower and the youngest India? मैंने कहा जनाब हम इंडिया को सुपर पावर नहीं बनाना चाहते, we want to make the India world leader, and if a country wants to become world leader other than economy, military and intellectual power, it must symbolize certain set of values. और वो जो वैल्यूज हैं वो अगर किसी एक कैरेक्टर में एग्जाम्प्लीफाई होती हैं तो वो है भगवान राम, तो उनका मंदिर भी वैल्यूज। और कैसे होगा उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूं।
एक मैं टीवी डिबेट में था, उस समय की बात, वही तारीख नहीं बताएंगे वाले दौर में, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर केंद्र सरकार ने हलफनामा दे दिया था कि राम काल्पनिक थे तो इसमें क्या गलत। एक मौलाना साहब बोले, तो एंकर ने मुझसे कहा देखिए तो कह रहे हैं कि भाई काल्पनिक, दोनों का ये लोग मानते होंगे, हम तो काल्पनिक मानते हैं। तो मैंने कहा मैं इनकी बात से सहमत हूं। तो एंकर ने कहा क्यों कह रहे, मैंने कहा बता रहा हूं। भगवान राम 4 भाई थे और पिता के एक वचन पर राजपाट छोड़ के वन जाने को तैयार हो गए। दूसरा भाई लक्ष्मण उनके साथ जंगल जाने को तैयार, और तीसरे भाई भरत ने, जिसको राज दे दिया गया था और उसने राज नहीं लिया और थाली में अपने बड़े भाई की खड़ाऊ रख के लाकर, सर के ऊपर वो खड़ाऊ रख के लाके शासन किया। और मैंने कहा दूसरी तरफ भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने बाकी तीनों को खत्म कर दिया। इतने से भी संतोष नहीं हुआ, फिर बाप को जेल में डाल दिया। फिर इतने से भी संतोष नहीं हुआ, सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थालियों में कटे हुए भाई के सर देखे हों, उन्हें थाली में रखी हुई बड़े भाई की खड़ाऊ कल्पना ही नजर आएगी। ये मैं इसको बताना चाहता हूं कि ये वैल्यूज थी। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया की हिस्ट्री में आप बताइए कोई राजा जब कुर्सी गद्दी बैठता था तो तब तक बैठा रहता जब तक मर न जाए या मार न जाए, और भाई को ही मार के गद्दी बैठता था। तो इसलिए मैंने कहा सेट ऑफ वैल्यूज एंड लास्टली सिर्फ वैल्यूज फैमिली। तो मैंने कहा भाई आप किसी धर्म और मजहब को मानने वाले हो, आप अपने घर में क्या चाहते हो, आपके चारों भाइयों में ऐसा प्यार हो और वो आपके एक वचन पे सब कुछ छोड़ने को तैयार हो, या आखिर में आपको जेल में डाल के एक भाई चारों को मार दे। आप जो चाहते हो वो तय कर लो। फिर अब आप देखिए भगवान राम ने जब जीता लंका को तो दुनिया में कहीं भी होता इन्वेजन विद एनेक्सेशन। एनेक्सेशन किया नहीं किया, चल एनेक्सेशन नहीं होता है, सब्जुगेशन किया नहीं किया। थर्ड सुजरैनिटी, हमने अपना कोई वहां डिप्यूटी अपॉइंट कर दिया, उसके थ्रू शासन कर रहे, नहीं किया। वहीं के एक लेजिटिमेट हेयर को पावर दी और कहा कि आप शासन करिए, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द वैल्यूज नॉट अबाउट द कंट्रोल। आज जब आज दुनिया में चाहे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो या चाइना का एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हो, एक देश दूसरे देश को, बड़ा देश छोटे को एनेक्सेशन सब्जुगेशन का दौर चल रहा हो, वहां पे लाइट हाउस ऑफ मॉरल वैल्यूज वो नजर नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि 21वीं सदी का महान भारत बगैर राम मंदिर के संभव नहीं था, और तारीख इसलिए नहीं आई थी कि जब महानता के वाहक सत्ता में आ जाएंगे उसके बाद ही तो वो तारीख दिखाई पड़ेगी, और वो आए। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब वह वस्तुस्थिति में बदलाव आया है, और फाइनली हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये बदलाव तब तक सार्थक नहीं होता जब तक हर गरीब के पास रोटी नहीं पहुंच जाती। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद सबसे पहले वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, 42 करोड़ अकाउंट्स खोले, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके पास पहुंचाया, फिर जिनके पास गैस नहीं थी उनके पास गैस पहुंचाया, जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान पहुंचाया, जिनके पास शौचालय नहीं था उनके पास वो पहुंचाया। कोविड के इस दौर में 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम अनाज दिया, फिर किसानों को 6,000 रुपया दिया, फिर रोटी के बाद सबसे बड़ी चिंता गरीब आदमी की होती है बीमारी की, तो आयुष्मान भारत योजना दी। जब तक आप सबसे गरीब तबके का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, ऊपर टैक्स लिए, कुछ टैक्सेस बढ़े, कुछ बर्डन बढ़ा, मगर गरीब को बहुत कुछ मिला भी, क्योंकि भगवान राम का राज्य भी तो यही संदेश देता था। उसमें टैक्सेशन क्या था कि मणि मानिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। पहले वो किया।